लेमन न्यूज की क्राइम टीम रखेगी अपराध जगत पर पैनी नजर। आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और इस बार हम बात करेंगे आजमगढ़ पर सियासत। जहां पहले से ही अपने बयानबाजी को लेकर चुनाव आयोग का गुस्सा झेल रहे अमित शाह पर लगता है चुनाव आयोग का कोई डर ही नहीं रहा है। तभी तो वो जब चाहे जहां चाहे कुछ भी बोल दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनके उल्टी सीधी बयानबाजी को लेकर उन पर पहले ही एक बार भाषण देने पर रोक लगा चुकी है, लेकिन चुनाव आयोग ने बाद में जैसे ही शाह के ऊपर से रोक हटा दी, वो अपने पुराने अंदाज में नजर आए। जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। तो इस बार अपने विवादास्पद बयान में नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंकियों का ठिकाना बताया है। उनके इस बयान पर उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शाह ने रविवार आजमगढ़ लोकसभा सीट के पार्टी उम्मीदवार रमाकांत यादव के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजमगढ़ आतंकियों का ठिकाना है। उनके इस बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। नरेंद्र मोदी के राइट हैंड और बीजेपी के यूपी चुनाव प्रभारी अमित शाह पर से चुनाव आयोग ने पाबंदी क्या हटाई कि अमित शाह पुराने ढर्रे पर लौट आए। अमित शाह ने यूपी के आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आजमगढ़ को आतंकियों का गढ़ बना दिया है। कैसी सरकार चली उत्तर प्रदेश में जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया। अमित शाह का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब एसपी के वरिष्ठ नेता आजम खान अपने ऊपर लगे पाबंदी ना हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग को निशाने पर ले चुके हैं। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने आजम खान और अमित शाह पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पाबंदी लगा दी थी। हालांकि बाद में अमित शाह पर से रोक हटा ली गई थी, लेकिन लगता है कि अमित शाह को ये रास नहीं आ रहा, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला कि एक बार गुजरात में बम विस्फोट हो गया। एक ही घटना हुई थी 12 साल में जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए। पुलिस पीछे पड़ गई। पीछे पड़ते 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 सब ढूंढ ढांड कर जिन्होंने बम धमाके करे थे सबको धर दबोचा। आपको मालूम है कहां से लोग गए थे? मालूम है? आजमगढ़ से गए थे। अमित शाह के इस बयान पर भड़की समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या चुनाव आयोग अमित शाह पर एक बार फिर कार्रवाई करता है या नहीं। बहरहाल एक बात तो साफ है कि जैसे जैसे चुनाव अपने आखिरी चरण तक बढ़ रहा है, नेता बयान देने में भी जल्दबाजी करने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि थोड़ा खतरा उठाकर भी यदि वोटरों को अपने पाले में कर लिया जाए तो ये उनके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। इस अहम विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाता हूं। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के अमरनाथ शर्मा जी इस वक्त मौजूद है। इस चर्चा में आपका स्वागत है। और साथ ही साथ महराज सिद्दीकी साहब जो कि समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र है, ये भी इस चर्चा में शामिल है। शुरुआत करूंगा मैं शर्मा जी आपके साथ। इस तरह का बयान देना, हालांकि अमित शाह के ऊपर पहले भी चुनाव आयोग ने रोक लगाई थी, लेकिन वो बाज नहीं आए। इस तरह का स्टेटमेंट देना
किसी जिले को पूरा आतंकवादी घोषित करना कहां तक का सही है, कहां तक का गलत है, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है जिसके तहत इस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही है? पहले आपका एक स्टेटमेंट प्रशांत जी गलत है जी, कि पूरे जिले को आतंकवादी घोषित करना। आजमगढ़ को पूरा इन्होंने किया। उन्होंने बोला आजमगढ़ को जी आतंकवाद का अड्डा बना दिया है। जी उन्होंने पूरे जिले को आतंकवादी घोषित नहीं किया है। और अमित शाह जी ने पहले भी कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिए थे। जी उनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की लोगों ने, जी और वो बेदाग छूट कर आए। जी और इलेक्शन कमिश्नर ने उनको छूट दे दी कि भाई आप आगे से आपके जो बंदिश है सब जी, हटाई दी जाती जी, है। आजमगढ़ के कुछ आतंकवादी जी जो गुजरात में पकड़े गए थे, जी उन्होंने अपने भाषण का उसमें हवाला दिया है। जी क्या गलत किया है? जी उन्होंने कहा कि जो वीरों की भूमि थी जी उसको कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जी आतंकवाद का अड्डा बना दिया। जी। क्या गलत है उसमें बताइए। चलिए, गलत नहीं है। मेहराज सिद्दीकी साहब, यहाँ पे बीजेपी कह रही है कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दी, क्या रिएक्शन होगा समाजवादी पार्टी का इसमें? भाई ये तो हर गलत चीज को अच्छा बनाकर पेश करते जी। हैं। और पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं शर्मा जी को कि अमित शाह ने इलेक्शन कमीशन से माफी मांगी है, माफीनामा लिखा है, तब उसको छुट्टी मिली जी। है। और हमको तो इलेक्शन कमीशन पे भी हैरत होती है क्योंकि अमित शाह है, उनको वापस आज़ादी दे दी जाती है बोलने की, लेकिन आजम खान है इसलिए उनको आज तक पाबंदी है। और मैं इस तरह के बयान की मजम्मत करता हूँ, निंदा करता हूँ। ये राजनीति में इस तरह की भाषा नहीं चलेगी, पब्लिक इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। आज पूरी बीजेपी घबराई हुई है समाजवादी पार्टी से, एक लहर है पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, और घबरा कर ये लोग यही कर रहे हैं कि बार बार ऐसा स्टेटमेंट दो कि वोटों का पोलराइजेशन हो जाए। लेकिन यूपी का मुसलमान, यूपी का हिंदू, यूपी का दलित, यूपी की तमाम जातियां इस बात को अच्छी तरह समझती हैं कि ये लोग क्या करने आए। और आने वाले 16 मई के बाद ये लोग देख लेंगे कि यूपी की जनता ने कितनी बुरी तरह इनको नकार दिया है। इस तरह की राजनीति की हम घोर निंदा करते हैं। ये अलगाववाद की राजनीति है, ये बांटने की राजनीति है। इस तरह की राजनीति को भारत की जनता ने कभी भी पसंद नहीं किया, हमेशा इनको धक्के देकर बाहर किया है। और आने वाले दिनों में भी अमित शाह जैसे लोग बाहर कर दिए जाएंगे। इस तरह की राजनीति, इस तरह की भाषा, इस तरह की मानसिकता भारत में नहीं चलने वाली। जी, यहाँ पर शर्मा जी, जिस प्रकार से अमित शाह खुद एक प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के, ऐसे में प्रभारी होने के नाते उनकी एक अपनी जिम्मेदारी होती है कि किस लेवल या किस हिसाब से या क्या भाष्य किया जाए। इस चुनाव में 16वीं लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि हर एक नेतागण, हर एक पार्टी की अपनी सीमाओं को लांघ के एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आजमगढ़ की भी बात आती है, ये मान भी लिया जाए जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ आतंकवादी वहां से पकड़े गए हैं, लेकिन कुछ का पकड़ना क्या पूरे के पूरे आजमगढ़ को इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? देखो, फिर पहले आपकी बात का जवाब देता जी। हूँ। उन्होंने पूरे के पूरे आजमगढ़ को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। अरे भाई कहा है आजमगढ़ सिद्दीकी आतंकवादियों साहब, का अड्डा बना दिया, मुझे आजमगढ़ की तो बात की है। चलिए, आप मैं बोलने शर्मा जी दीजिए के लिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं वो क्लिपिंग आपको पूरी दिखाऊंगा, क्या मुझे कुछ याद स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा। पूरी याद है मेरे को। जी हाँ, फिर कि जो आजमगढ़ जो वीरों की भूमि हुआ करता था, जी, उसको आतंकवाद का अड्डा बना दिया। जी, तो पूरा आजमगढ़ी अड्डा हुआ ना आपके कहने के मुताबिक। पूरा का पूरा ऐसा नहीं है जहां कि मुसलमान बसता हो आतंकवाद का अड्डा। अब ये मुसलमान, ये सब बिल्कुल, आप पहले भिंडी बाजार को बताया आपने, फिर मदनपुरा को बताया, मुंबरा को बताया, मीरा रोड को बताया। ये है क्या? इस तरह की भाषा, इस तरह की मानसिकता चलेगी नहीं। ऐसा है अब कि यहाँ देश की जनता इस बात को अब समझने लग गई है, ये भाषा चलने वाली नहीं है अब। ये हिंदू मुसलमान शब्द आप उपयोग करते हैं, आतंकवाद का कोई भी धर्म नहीं ये होता तो है। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं कि भाई हम भी- आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होता है। लेकिन आपने इसको भी धर्म से जोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को जनरल वे में आतंकवादी कहा है तो मेरे को एक स्टेटमेंट कोई भी नेता का बताइए। अब आप जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हो, जी, फारूक अब्दुल्ला का क्या स्टेटमेंट था जी, कि जितने भी लोग बीजेपी को वोट देते जी, हैं उनको समुद्र में बहा दो। जी, अब्बू आजमी का क्या स्टेटमेंट था? जी, जो बीजेपी को वोट देते हैं उनका डीएनए टेस्ट करो। जी,
इल्मी का ऐसा नहीं कहा हुआ, अरे ऐसा नहीं। चलाओ भाई, नहीं, उसका देखिए, कैसेट देखिए, चलाओ, वहाँ है, सुनिए वो आप वो सीडी नहीं, नहीं, चलाओ। आप समझिए ना किस प्रोस्पेक्टस में। नहीं, देखिए भोपाल यहाँ पर में भोपाल से खबर आई नहीं, थी आप कि नहीं, बीजेपी के लोगों ने हजारों की तादाद में बुर्का खरीदा, दाढ़ी टोपी खरीदी है। ऐसे लोगों की बात थी कि उनका डीएनए टेस्ट करो कि ये बीजेपी जिन मुसलमानों को अपने भाषणों में पेश करती है, अपने सभाओं में पेश करती है, वो है कौन? आपने खबर पढ़ी होगी भोपाल की कि हजारों की तादाद में बुर्के खरीदे गए, बीजेपी के लोगों ने खरीदे। जी लेकिन अब्बू आदमी का क्लियर कट स्टेटमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कहा ही नहीं उन्होंने। रिकॉर्ड पे है। अरे रिकॉर्ड आप खुद सुन लीजिए, आप रिकॉर्ड पे है, आपको याद ही नहीं, आपकी याददाश्त लेकिन लेकिन यहाँ पर आप अबू बोलते हो आसिम तो नदवी हम ने नहीं बोलते बीच नहीं, में। सुनिए, अमित शाह की अगर बात यहाँ पे हम कर रहे हैं, क्या मैं आपसे सीधा पूछना चाहता हूँ शर्मा जी, क्या बीजेपी को डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि यहां से जो वो आंकड़े, जो सीट निकालना चाहते हैं वो नहीं निकल पाएगी? इसीलिए क्या इस तरह की बयानबाजी की जा रही है वहां पर? प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी की जो सुनामी चली है जी, जो मोदी जी के नाम पर सुनामी चली है जी, उससे डर के हुए कांग्रेस, सपा, बसपा, बाकी सारी पार्टियां वो डरी हुई हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी डरी हुई नहीं है। जी, बस आप टीवी उठाकर देख लो, हर पार्टी वो आपस में लड़ाई लड़ रहे जी। हैं, पर सब के सब केवल और केवल नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को गाली दे रहे हैं। जी, इसलिए डर उनमें है, जी। सबकी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है। जी, लेकिन- और मैंने तो ये सुनने में आया है कि कांग्रेस ने ऐसा दिमाग में बना लिया है कि कम से कम इस इलेक्शन में हमारा सारा कचरा साफ हो जाएगा, जी। अगली बार देखेंगे। उन्होंने ऐसा मानस बना लिया है। लेकिन यहाँ पे मेहरा सिद्दीकी साहब, पहले मुजफ्फर में जो दंगल हुई थी, यानी जो उसके ऊपर भी अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दी थी, उसके चलते उनको चुनाव आयोग ने उनके ऊपर रोक लगा दी। ये दूसरी बार स्टेटमेंट है, देखिए, तो घबराहट क्या है कुछ इस समझा बार। जाए यहाँ पर? ये समझने की बात है, ये घबराहट है पूरे देश में। आप पूरे इनका इतिहास देख लो, पूरे देश में इन्होंने अलगाववाद की राजनीति की है, दिलों को बांटने की राजनीति की है, नफरत की राजनीति की है, और ये राजनीति चलने वाली नहीं, जनता इसको समझती है। ये इतना घबरा गए हैं। देखिए, दिल्ली को जो रास्ता जाता है वो उत्तर प्रदेश से ही जाता है, 80 सीट है। इनकी घबराहट का यह आलम, इनको पता चल गया कि इनके अपने चश्मे से इनको बीजेपी की सुनामी दिखती है, मोदी लहर दिखती है। कहीं मोदी लहर नहीं है, कहीं सुनामी नहीं है। ये घबरा गए हैं। घबराने के बाद ये ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि वोटों का पोलराइजेशन हो जाए। लेकिन आज का हिंदू भी जागरूक हो चुका है, आज का मुसलमान भी जाग चुका है, आज का दलित भी जाग चुका है, और सारे के सारे लोग बीजेपी की नीयत को, इसकी नीति को अच्छी तरह समझने लगे हैं। और अमित शाह जैसे लोग और नरेंद्र मोदी जैसे मोदी लोगों को देश चलाने के लिए जनता नहीं देगी। और ये यूपी है, और सबसे ज्यादा इनको समाजवादी पार्टी से डर है कि वो समाजवादी पार्टी ही है जिसने बीजेपी को तीसरी पोजीशन पे वहां पहुंचा दिया उत्तर प्रदेश में। और ये समाजवादी पार्टी ही है कि आने वाले वक्तों में दिल्ली से जाने से रोकने के लिए अगर इनको कोई रोक सकता है तो सिर्फ शक्ति समाजवादी पार्टी में है, मुलायम सिंह यादव में है, अबू आजमी में है। जी, यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने कहा है शर्मा जी, लेकिन मुजफ्फरपुर के जो दंगल में जो लोग पकड़े गए थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के भी 2 विधायक थे, हालांकि उनको बाद में रिहा कर दिया गया, और उनका सम्मान जो है ये नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्या वजह इसके पीछे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने रिहा नहीं किया गया था, जमानत पे छूट। जमानत पे रिहा हुए देखिए, थे। वो दंगल क्यों हुए, जी, उसके पीछे कौन थे, जी। वो बहुत सारे टीवी पे आ चुका है। जी, आजम खान के जो पकड़े गए, उनके जो कैसेट पकड़े गए, वो आ चुका है। जी, और जिनका आप सम्मान करने के लिए बात कर रहे जी। हैं, ऐसा कोई उन्होंने दंगल कराया, पहले तो गलत बात है। उस दंगल के कारण उनका सम्मान हो रहा है, ये गलत बात है। वो उनके क्षेत्र में कार्यक्रम था और वहाँ के विधायक थे, उस हिसाब से जो नॉर्मल काम था वो उधर हुआ है। दंगल कराने के लिए आज तक भारतीय जनता पार्टी देखिए, किसी का सम्मान नहीं करती। लेकिन क्या फिर डर है आपको? आप बोलते हो हम यदि नहीं, शांति से शर्मा जी, बैठे रहते हैं। नहीं, आपकी और हमारी मित्रता, आपकी हमारी मित्रता इसलिए मैं कि जब आपको हम याद बोलते हैं दिला- आप शांत बैठते हो, आप मैं आपको बोलते हो हम खाली शांत बैठते हैं। आपको खाली ये याद दिला रहा हूँ, या तो आप फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट करो। संगीत सोम ने
पड़ोसी मुल्क जी। के एक केसेट मारने पीटने वाली उसको फेसबुक के पर डाल के झूठा प्रोपेगेंडा किया कि यहाँ एक विशेष समुदाय के लोगों को मारा गया और वहां से भड़का के दंगल किया गया है। दंगल इसलिए किया गया है कि ये लोगों ने पहले से बना रखा था कि यूपी में वोटों का पोलराइजेशन किया जाए, लेकिन यूपी की जनता जागरूक हो चुकी है, आपकी कुछ चलने वाले नहीं। इस तरह की राजनीति, इस तरह की मानसिकता को हमेशा भारतीयों ने नकारा है, हिंदुस्तान के लोगों ने नकारा है। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जहां हर तरह के मजहब के लोग अच्छे से रहते आए, हमेशा से रहते आए, रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे, और इस तरह के लोगों को कभी कबूल नहीं किया गया है, न किया जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी को माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम समुदाय के वोटिंग से डर है? प्रशांत जी, 6 साल क्या उन्हें ये पता है कि क्या उन्हें वोट मिलेगा मुसलमानों का या नहीं? 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन था जी। इस समय मध्य प्रदेश में है जी। छत्तीसगढ़ में है जी। राजस्थान में है, गुजरात में है। गुजरात में 15 साल से है, मध्य प्रदेश में 15 साल से है, छत्तीसगढ़ में है और झारखंड में, गोवा में भी है। गोवा में भी है जी। गोवा में आपकी जानकारी के लिए 9 क्रिश्चियन लोग जी। हमारे विधायक हैं। जी। वहाँ का एक क्रिश्चियन डेप्यूटी सीएम है। जी। हमारे राज्य में जी। अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति थे। जी। तो ये जो हवाएं उड़ाई जा रही है ना, इनको हकीकत में मुस्लिम वोट का डर कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को लग रहा है। सर, सबसे बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जी, आप सर, आपने कहा नहीं, आपने कहा सर, मैंने सुना। जाइए गुजरात मॉडल जो आप चिल्लाते हैं, पहली बात तो गुजरात में कोई मॉडल ही नहीं, ऐसा आप बोलने नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है। घट के नीचे आ गया है। और गुजरात में आप चले जाइए, मुसलमानों की हालत पूरी तरह तबाह कर दी उन्होंने। केंद्र ने जो अकलियतों के लिए स्कीम्स जारी की थी, आज तक नरेंद्र मोदी ने उस स्कीम को वहां जारी होने नहीं दिया है। ये क्या है सब? आप कच्छ के इलाकों में चले जाइए, मुसलमानों से उनके कारोबार छीन लिए गए। पहले छोटे मोटे कारोबारों में, होटल्स में मुस्लिम व्यापारियों की तादाद ज्यादा थी। आप 15 साल पहले का डाटा उठाकर देख लीजिए और 15 साल बाद का डाटा उठा के देख लीजिए, ऑफिशियल डाटा। मैं कोई हवा में बात नहीं करता हूँ, आप ऑफिशियल डाटा उठा के देख लीजिए। 15 साल पहले गुजरात जहां था, आज नंबर 1 पे गुजरात नहीं है, नंबर 2 पे गुजरात नहीं है, नंबर 3 पे गुजरात नहीं है, नंबर 4 पे भी गुजरात नहीं है। ये कैसा विकास का मॉडल है? ये पूरा भ्रम फैलाया जा रहा है। और माफ कीजिएगा प्रशांत जी, मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के हाथों बिक चुका है। ये सारी सुनामी, सारी लहर सिर्फ मीडिया तक है। 16 मई के बाद इनकी सारी सुनामी निकल जाएगी, सारी हवा, सारी लहर निकल जाएगी, जनता इनको सबक सिखाएगी। जी। शर्मा जी, जिस प्रकार से मेरा सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, कितना तथ्य और कितना सत्य है इसमें? देखिए, 16 मई को तो सब पता चल ही जाएगा। मैं 16 मई की नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ जो उन्होंने कहा। और मैं आपको बताता हूँ जी कि अगर किसी आदमी को नरेंद्र मोदी की, किसी पार्टी को नरेंद्र मोदी की सुनामी दिखाई नहीं दे, ये बिल्कुल वैसा ही है कि भरी दोपहर में किसी को सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। जी। टीवी खोलकर देख लीजिए, कोई गाली दे रहा है तो नरेंद्र मोदी को दे रहा है, कोई शाबाशी दे रहा है तो नरेंद्र मोदी को दे रहा है। अगर नरेंद्र मोदी इतने सुनामी नहीं होती नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, तो 24 घंटा नरेंद्र मोदी नहीं चल रहे होते। एक बात, लेकिन एक सलाह यहाँ पे सोनिया गांधी ने ये सलाह दी थी, सोनिया गांधी ने सलाह दी, वो सपना देख रहे, यानी वो ऐसे बिहेव कर रहे जैसे वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। शर्मा जी, एक सवाल है। शर्मा जी एक सवाल, आप बहुत देर से सवाल कर रहे हो। एक सवाल कि इतनी बड़ी सुनामी है नरेंद्र मोदी जी की, तो दो जगह से क्यों खड़े हो रहे हैं भाई? ये हम 2 जगह से, ये सब व्यू रचना का हिस्सा। सुनामी की, अच्छा, मुलायम सिंह तो एक जगह से हो रहे हैं क्या? हमने कभी नहीं, मुलायम सिंह तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। हमने तो खाली यूपी में 2 जगह से हो रहे हैं और बोल रहे हैं 2। दावा नहीं किया, मुलायम सिंह नहीं किया। अच्छा, ये दावा तो आप कर रहे हैं सुनामी का, दावा तो आप कर रहे हैं मोदी लहर का। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी लहर में वो आदमी इतना डर गए हैं कि 2 जगह से खड़े हो रहे हैं। सिद्दीकी साहब, एक बात का खाली जवाब दे दो कि मैं अगर आपकी बात मान लूं कि सुनामी नहीं है, और आपने जो मुलायम सिंह की भाई समाजवादी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डर गई है, डर तो गई है ना? सुनो, तो मुलायम सिंह जी
जो वहां पर सत्ता में भी है उनके जी। लड़के मुख्यमंत्री है, वो 2 जगह से क्यों लड़ रहे हैं? हमेशा लड़ते आए और कभी इससे पहले भी वो 2 जगह वो से लड़ते हैं तो थे, हमेशा नहीं, लड़ते आए हैं। नहीं तो हमने दावा नहीं किया ना अरे कि नहीं, हमारी कमाल है। ये है वो है। मतलब नहीं, इसका रीजन मैं बता रहा हूँ। हमेशा नहीं, करते हो। एक सेकंड से आपके जो सवाल है मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष है मुलायम सिंह यादव, ये बतौर सांसद कई सालों से है, लेकिन क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी एज अ सांसद चुनाव, लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है नरेंद्र मोदी का। क्योंकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट है, इसीलिए उन्हें सेफर साइड में 2 जगह यहाँ पे चुन के दिया। सेफर साइड में नहीं ये है, सेफर साइड ही होता है सेफर साइड नहीं, ये सर। 2 जगह, ये पार्टी सर 2 की जगह रचना है। वो नहीं, सेफर साइड लेगा। ये सर, एक पार्टी सेफर साइड होता है कभी भी कि एक वाराणसी से आप लड़ो और एक आप अपने वडोदरा से लड़ो, ये सेफर साइड सीट होता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट एक छवि है, एक स्टैंडर्ड होता है। सुनामी कहाँ चली गई? देखिए प्रशांत जी, ये सेफर साइड का विषय नहीं जी। है, ये व्यू रचना का विषय है। जी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया जी कि ऐसा करने से भारतीय जनता पार्टी को सीटों में फायदा होगा, जी। इसलिए उनको 2 जगह से लड़ा रहे हैं। जी ये सेफर साइड का बात नहीं है। सेफर साइड में वडोदरा से लड़ेंगे, जहाँ पे 6 के 6 विधायक बीजेपी के हैं, जी। वहां पे जीतने वाले। वहां पर जी वाराणसी में जो आपने देखा था वहां पर जिस दिन जी सूरज भगवान के दर्शन सबको हो रहे थे, अभी समाजवादी पार्टियों को नहीं हो रहे थे। लेकिन तो अभी क्या करें यूपी बताओ? में नहीं, आप ही लेकिन तो ये सारा ये आज इतना घबरा गए हैं कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर लड़के एक बार इन्होंने हुकूमत बनाई जी। थी, हुकूमत बनाने के बाद राम मंदिर का मुद्दा भूल जी। गए। अब वापस इनको भगवान याद आने लगे। अपनी इलेक्शन की सभाओं में अपने स्टेज के पीछे भगवानों को फोटो लगाते हैं, इनको अपने आप पे विश्वास ही नहीं रह गया है। ये सिर्फ भ्रम फैला रहे अच्छा, हैं और भ्रम जी। इस जनता इनका भ्रम निकाल शर्मा जी 15 दिन ये सवाल तक- नहीं सुनिए ये जो सवाल इन्होंने कहा है कि क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि मंच पे आपने भगवान राम की जो तस्वीर है ये पीछे लगाई और उसकी कसम खा के आप कह रहे हो, क्या वजह है? हाँ, एक जान बताता हूँ। देखिए 15-20 दिन से तो ये बोल रहे थे कि राम जन्मभूमि का मुद्दा इन्होंने मैनिफेस्टो में लास्ट पेज पर डाला हुआ, सारे लोग ये बात कर रहे थे। जी आज ये बोल रहे हैं कि इन्होंने राम जी वापस याद आ गए। जी अब कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। दूसरी बात, जी जब पहले बोल रहे थे ममता के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, जी जयललिता के बारे में कुछ नहीं बोल रहे जी। हैं, शरद पवार के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे बाबा, जब उनके गढ़ में जाएंगे, जी। जब बंगाल में जाएंगे तब ममता जी के बारे में बोलेंगे। यूपी में जाकर ममता जी के बारे में बोलने का कोई मतलब है क्या? जी जब तमिलनाडु में जाएंगे, जब ऐसा है, तो अगर ऐसा है जैसा आप कह रहे तो जयललिता के बारे में बोलेंगे। जी कि जब आज अयोध्या और फैजाबाद में उनकी वो थी, जी तो राम जी के बारे में बात करेंगे। जी तो जब जो विषय होगा उसी के अनुसार उनका बैकग्राउंड बनेगा, उसी के अनुसार उसका टॉपिक होगा। जी ये ये जबरदस्ती घबरा का जाते जहां हैं। पे भी जाएंगे वही करेंगे। मिश्रा जी, जब आप लोग घबरा जाते हैं लेकिन- तो आपको लेकिन- भगवान लेकिन- याद लेकिन- आता है, लेकिन- और जब भगवान याद आता है, भगवान के नाम पर आप लोग वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद भगवान को पीछे कर देते हैं। आपने इस देश की इस जनता के बार साथ पूरा चीटिंग की है। चुनाव आपने इस देश की विकास जनता और के गुड साथ गवर्नेंस के कोई नाम पे विकास लड़ा जा नहीं रहा है। है। काय का विकास? गुजरात जाके देख लीजिए आप, कहीं विकास नहीं है। 15 साल पहले जो जीडीपी रेट था गुजरात का, उससे 4% नीचे आ चुका है। कैसा विकास है? आप 15 साल पहले जहां खड़ा था गुजरात, वो खसक कर 1 नंबर नहीं, 2 नंबर नहीं, 3 नंबर नहीं, 4 नंबर नहीं, नीचे चला गया गुजरात। कौन सा विकास का मॉडल? आप जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, ये कोई मॉडल चलने वालने वाला नहीं। और 16 मई के बाद शर्मा जी आप देख लीजिएगा, भारत की जनता जागरूक हो चुकी है और आप लोगों को ये सबक सिखा देगी। आप लोगों ने हमेशा लेकिन यहाँ भारत पर की जनता के साथ चीटिंग की है, धोखा किया है, उनके साथ धोखेबाजी की है। यहाँ पर शर्मा जी, क्या बीजेपी को वाकई बहुत सीरियसली डर लग रहा है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो समीकरण बीजेपी बिठाना चाह रही है या सीटें निकालना चाह रही है, वो नहीं हाथ लग सकती है, क्योंकि वहां पे जो गढ़ है समाजवादी पार्टी का है और दूसरा बहुजन समाज पार्टी यानी जिसके अध्यक्ष है मायावती जी। इन 2 गढ़ों में से बीजेपी को अपने हिस्से की सीट निकालना आसान है, मुश्किल है? मेरे ख्याल से मुश्किल नजर आ रहा है, तभी इस तरह की चीजें हो रही है। नहीं, मैं आपका ये प्रश्न से सहमत नहीं हूँ जी कि ये बहुत डर है और यहाँ से सीटें निकालना मुश्किल हो रहा जी है। ये है कि 80 सीटें हैं वहाँ पर, जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी 80 की 80 सीटों पर जी बड़े सशक्त तरीके से लड़ रही है। जी और आश्चर्य नहीं होना चाहिए
कि 60 से ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीत कर है। ये मिराकल हो जाएगा, सपना ये वाकई मिराकल होगा सर। सुनिए प्रशांत जी, सर मुझे मैं एज ए पर्सनल इतिहास भ्रम फैलाने में, सुनिए, ख्वाब और सपना देखने में आप लोग सबसे आगे नंबर 1। जब 99 की सरकार बनी थी उस समय 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। किस दम पे आपने वहां की जनता को, भारत की जनता को बेवकूफ बनाया था? आपने आप वोट भारतीय भगवान जनता के नाम पार्टी- पे लिया था, आप- राम मंदिर के नाम पे लिया था, और भारत की जनता को धोखेबाजी किया आपने। जिस बात के लिए वोट लिया था उस मुद्दे को बाजू रख दिया। आज भी यही कर रहे हैं, कल भी यही कर रहे हैं। आपकी पूरी पार्टी भ्रम फैलाती है, चीटिंग करती है यहाँ की जनता के साथ, और इस तरह की राजनीति करने वालों को भारत की जनता माफ नहीं करने वाली है। देख लीजिएगा 16 मई के बाद। शर्मा जी, देखिए आप साहब, अपनी आप बातों को करें। भारत की जनता को मूर्ख बोल रहे हो, आप ध्यान से मूर्ख समझो। नहीं बोल रहा हूं मैं, मतलब हमने जागरूक मूर्ख जनता बनाया है। तो भारत जागरूक की जनता तो जागरूक है। एक 57 बार आपको सीटें थी भरोसा ना। किया, एक बार भरोसा कर लिया, बार बार इस जनता को भरोसा नहीं करेगी ये जनता। मध्य प्रदेश में समझ 3 चुकी बार है किया, जनता। मध्य ये समझ प्रदेश चुकी है जनता। में मध्य प्रदेश में आपने हर 3 बार जगह किया, डिवाइड एंड रूल छत्तीसगढ़ किया में है, 3 हर बार जगह किया। डिवाइड एंड रूल किया है। सर 6 राज्यों में डिवाइड आपकी एंड रूल सरकार है। कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की नीति है। अरे समाजवादी वो पार्टी की जातिवाद नीति फैला कभी रही नहीं है। है। समाजवादी पार्टी ने जात के आप नाम पे, आजम धर्म खान के का नाम पर स्टेटमेंट कभी- दिखाइए। कभी भी राजनीति की आजम खान का ने कभी स्टेटमेंट गलत बात दिखाइए। नहीं की है। कोई गलत बात आजम खान ने कभी नहीं की है। अब्बू आजमी का अब्बू स्टेटमेंट आजमी ने भी दिखाइए। कभी कोई गलत बात नहीं की है। दिलों को बांटने वाली नफरत की सियासत आप लोग करते हैं, ना मुलायम सिंह यादव जी करते हैं, ना आजम खान जी करते हैं, ना अबू आजमी साहब करते हैं। ये सिर्फ अमित शाह जैसे लोग करते हैं। लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी। 16 मई को शर्मा जी आप देखिएगा कि यहाँ की जनता ने, भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने किस बुरी तरह सबक सिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। देख लीजिएगा। मैं चलते चलते एक 16 सवाल मई को बुला शर्मा जी, लेना यहाँ पर। शर्मा जी 80 सीटों में से आप ये दावा कर रहे हैं 60 सीटें बीजेपी को बिल्कुल आएगी। ज्यादा आप आ देख सकते रहे हैं। हैं। सर सपना देख मैं रहे हैं, मैं आपको शर्मा इस जी। मैं आपको इस शो में मैं 16 मई को मैं आमंत्रित करूंगा आपको, बिल्कुल। और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें। 60 सीटों का आकलन कर रहे हैं यहाँ पर अमरनाथ शर्मा जी। लेकिन चलते चलते एट द एंड ऑफ द डे एक क्विक वक्त की पाबंदी है मेरे पास में। आप अमित शाह की स्टेटमेंट से शर्मा जी सहमत है या नहीं, हाँ या ना? उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। आप उन्होंने गलत कहा नहीं है और उसके पीछे उन्होंने बेसिस बताया है जी कि जितने भी आतंकवादी गुजरात में पकड़े गए जी वो आजमगढ़ से आए थे। जी तो उन्होंने कहा कि जो सर, वीरों सर, की भूमि थी सर, उसको आपने आतंक का अड्डा बना दिया। जी। अगर समाजवादी पार्टी का उनको प्रश्रय नहीं होता तो ऐसे आतंकवादी वहां पर पैदा नहीं होते। चलिए यहाँ पे चलते चलते आखिरी सवाल मेहरा साहब आपसे मैं यहाँ पे जाने की कोशिश करूंगा। जो स्टेटमेंट अमित शाह ने दी है, लगता है क्या ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस करने के लिए दी है या फिर इसके पीछे भी कोई राजनीतिक फायदा हो सकता है इस तरह की स्टेटमेंट? बिल्कुल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोग करते हैं, वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते जी। हैं, और इस तरह के बयान की, इस तरह की मानसिकता की हम घोर निंदा करते हैं। और चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से ये मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति पर, अमित शाह जैसे व्यक्ति पर हमेशा हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी जाए कि ये लोग नफरत की सियासत न कर सकें। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। मेहरा सिद्दीकी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ अमरनाथ शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मेहमानों ने आए, अपनी बाजू, अपनी पार्टी की बाजू बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर आप लोगों ने रखा है। लेकिन जिस प्रकार से जो तस्वीर है और जो बयानबाजी का जो दौर शुरू है, 7वें चरण का चुनाव हो चुका है, 8वें चरण में बहुत ही जल्द 8वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन ऐसे में जिस प्रकार से जो बयानबाजी आ रही है, वाकई शर्मसार करने वाली बयानबाजी है, क्योंकि तमाम पार्टी के आला नेता जो है इस तरह की अपनी मर्यादाओं को लांघ के जब इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं, इसका इम्पैक्ट आम इंसान के ऊपर क्या होता है? क्या आम इंसान इससे खुश हो के ताली बजाता है इस तरह की स्टेटमेंट पर? क्या वाकई फिर वो इस तरह की स्टेटमेंट से आहत होता है? क्या कुछ 16 मई को तस्वीर होगी? क्या कुछ रिएक्शंस होंगे इनके भाषणों का? क्या कुछ जनता इन्हें जवाब देगी? ये 16 मई को पता चलेगा। और क्या कुछ होगा 16 मई की तस्वीर, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल इस विशेष पेशकश में बस इतना ही। हमें दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़। जिसने ये वीरों की भूमि आजमगढ़ को आतंकवाद का अड्डा बना दिया।
वेलकम टू लेमन होम थिएटर। मैं हूं सुधा सिंह। अमिताभ जया साथ साथ सलमान को हाथ ना लगाना, प्रियंका का प्यार, इसके साथ ही और भी कुछ चटपटी खबरों से शुरू करते हैं आज का अपना ये